आपका ऑब्जर्वेशन है इस चीज का, आप सब रखेंगे तो सभी का जो अनुभव है, तो सभी का अनुभव हम एकत्रित करेंगे। बाद में उसके ऊपर और चर्चा चाहिए तो हम वो चर्चा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद और कोई लोगों के साथ हम उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, और मिलकर उसके आगे कैसे क्या जा सकते हैं उसके बारे में हम कुछ निर्णय कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद. रुचिता तू नावं घेत जा, हा. एक 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 काही हरिरामजी एक अगरवाल. महाराष्ट्रातला एक बाहेरचं असं कर, एक महाराष्ट्र एक बाहेर, होय. एक महाराष्ट्र एक बाहेर असं होय कर. होय तसं कर. हो. हम आणि हरिराम सगळ्यांना अग्रवाल. विनंती कर की हिंदीत बोला. जी जी. ओके. हरिराम जी अग्रवाल से हम शुरू करते हैं. कृपया सभी समय का अवधान रखिए और हिंदी में बात करिए. धन्यवाद. अपने आप को सब अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो, सबको अनम्यूट करने का वो है वहां पे ऑप्शन ओपन रखा हुआ है. हरिराम जी को मैंने अभी अनम्यूट किया हुआ है. हरिराम जी आप बोलिए. नाही, त्यांच्या इकडून ते अनम्यूट नाही करत आहे. हॅलो. त्यांनी अनम्यूट नाही केलंय तिथून. ठीक है, दूसरा नाव घे. दूसरा नाव घे मग. तब तक हम सचिन कुलकर्णी जी से बात रिक्वेस्ट करते हैं. सचिन जी. नमस्कार. मैं एक जनरलाइज इनपुट दे देता हूँ, एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि टेक्सटाइल बिजनेस का अभी का सिचुएशन में क्या कंडीशन है करके. पहले एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ. अभी कैसे हो गया कि साउथ कोरिया सबसे पहले शुरुआत होगी साउथ कोरिया में गारमेंट इंडस्ट्री और बांग्लादेश में, जिसके कारण यहाँ के स्पिनिंग मिल को भी यार्न्स के ऑर्डर्स आ गए और कुछ फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को भी ऑर्डर्स आ गए. और उसके बाद में साउथ कोरिया और बांग्लादेश में थोड़ी बहुत ऐसी दिक्कत हो गई कि उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रांड्स जिन्होंने भी अपने जो ऑर्डर्स रखे हुए उनको ऑनर करने के लिए दिक्कतें दिखाई, तो उनको ब्लैक लिस्टिंग करना चालू कर दिया और प्रेशर बढ़ाना चालू कर दिया. तो इसको देखते हुए कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स ने और रिटेल्स ने साउथ कोरिया और बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया की तरफ अपना नजरिया शिफ्ट किया. अकॉर्डिंगली आज के दिन में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बड़ी गारमेंट इंडस्ट्रीज लाइक से शाही है या गोकुलदास है, वो करीबन अभी 80% टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आज पे दिन में चल रहे हैं. और जो बड़े गारमेंट्स है वो मोर और लेस इसी से 60 टू 80% कैपेसिटी में चल रही है. अकॉर्डिंगली अभी सप्लाई चेन मोर और लेस अभी धीरे धीरे 1-1.5 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा. लेकिन ये शॉर्ट टर्म सिनेरियो है. और जैसे अपना इंटरनेशनल सीन में अपना लाइट वेट फैब्रिक के लिए हमेशा या लाइट वेट गारमेंट्स में हमारा हमेशा बिजनेस रहता है, तो उसका जो सीन है वो 1-2-3 महीने के बाद में अपने को क्लियर होगा. तब तक के लिए लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो साय ऑफ रिलीफ अपने पास में है. ये इंटरनेशनल सीन है. दूसरी चीज यह है कि जो भी आज के दिन में हमने इंडिया में एकदम फास्ट स्पीड में पीपीई कवरऑल्स या पीपीई किट्स और जो फेस मास्क N95 से लेके 3 लेयर और कपड़े वाला भी, और सभी ब्रांड्स वगैरह भी उसमें उतर गए. तो और एक्सपोर्ट मार्केट भी खुल गया उसके लिए और परमिशन भी मिल गई एक्सपोर्ट करने के लिए. तो अकॉर्डिंगली काफी बड़ी हद में अभी ये एक्सपोर्ट होगा. आज के दिन में फार ईस्ट में से जो अपना वियतनाम है, डेली 40 कंटेनर उसके खाली अपने फेस मास्क के N95 के एक्सपोर्ट होते हैं. तो अपने को वो लेवल तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ी शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड, जिसमें अपने को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इसमें अपने पास में अभी फेस मास्क बनाने वाली मशीन जो है इंडिया में भी उसकी प्रोडक्शन चालू हो गई. और करीबन ये जो 3 लेयर वाला मास्क जो है उसकी वैल्यू जो है मशीन की करीबन अभी 20 लाख से लेके 25 लाख रुपए में मशीन अवेलेबल है. और जो N95 वाली है वो मशीन की जो वैल्यू है 35 लाख से लेके 45 लाख के बीच में अवेलेबल है. महाराष्ट्र में भी बन रही है और साउथ में भी बन रही है ये मशीन. और इसके अलावा अभी लेकिन स्पन बॉन्ड नॉन का थोड़ा शॉर्टेज है इंडिया में, लेकिन इंपोर्ट का इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो इंपोर्ट करके भी ये सभी चीजें बना सकते हैं. तो टेक्सटाइल में ओवरऑल ऐसा है कि स्पिनिंग मिले जो है मोर और लेस मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के आसपास में जो प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश्ड है वो चालू हो गई. और वहाँ पे जितनी मैन पावर अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो चला रहे. फैब्रिक का अभी भी डिसेंट्रलाइज सेक्टर में मेरे से भी ज्यादा अपने भाई लोग यहाँ पे जो भिवंडी मालेगांव से तो अच्छी तरह से बता पाएंगे, उनका भी धीरे धीरे शुरू हो गया. इचलकरंजी जी भी अभी मोर और लेस आई वुड से कि उनके पास में जितने वर्कर्स है और जो आगे के ऑर्डर्स देखते हुए वो हिसाब से उनका भी धीरे धीरे शुरू हो गया. और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मोर और लेस यही सीन है. अभी आगे जाके टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जिसको देखते हुए बड़े कंपनीज ने टेक्निकल टेक्सटाइल में अपनी आगे की इन्वेस्टमेंट या स्विच ओवर करने का काफी प्लान किया हुआ है. और उसके लिए जॉइंट वेंचर्स या टेक ओवर्स या कोई काइंड ऑफ ए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से आगे का सिनारियो रहेगा. तो ये हिसाब से जो भी अपने को अच्छी तरह से पोजीशन करेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे मुझे लगता है.
और डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा फीडबैक है कि डोमेस्टिक मार्केट में प्री कोविड ही अपने पास में दिक्कतें थी सेल्स की, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ है। और अपनी दिवाली लास्ट टाइम के भी स्लो ही चली गई, और इस टाइम में भी दिवाली तक कोई ऐसा अच्छा बड़ा सीन दिखता नहीं है। लेकिन जो अपने डोमेस्टिक में काम करने वाले लोग भाई लोग यहाँ पे है, वो अच्छी तरह से इसके ऊपर में लाइट डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभी लेबर का माइग्रेशन हो गया है, तो लोकली वहीं पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है। जब भी ये इस प्लेटफॉर्म पे सभी का बात हो गया, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ग्रामीण भाग में भी क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी मेरे विचार मैं रखूंगा। बस इतना मेरा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सचिन जी। आगे जाते हैं नीरज जी पटेल। नीरज जी पटेल, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार, मैं सूरत से हूँ, गुजरात। मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। मैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक कर रहा हूँ। दूसरा, मैं लघु उद्योग भारती से जुड़ा हूँ और सूरत का प्रभारी हूँ। दूसरा, अभी जो सिनारिया है जो भी, उसमें टेक्सटाइल के यूनिट जो हमारे यहाँ बहुत है और सब MSME आते हैं, और धीरे धीरे अभी रूटिंग अभी कल से चालू हो गया है। यानी लास्ट लॉकडाउन से थोड़ा बाहर का यूनिट जो था रूरल का, वो चालू हो गया है। और 1 जून से मार्केट का सिनेरियो थोड़ा बहुत खुलने लगा है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरज जी। ओके, झाला त्यांचं पुढे पुढे ओह, थैंक यू। हम आगे जाते हैं। हेमंत भिड़े जी। हेमंत जी। हेमंत भिड़े, हेमंत भिड़े जी। मोठा ना मोठा। हेमंत जी, हेमंत जी आप हैं वहां पे? ओके, आगे जाते हैं, फिर वापस उनकी तरफ आते हैं। कुशल जैन जी। हाँ ठीक है। कुशल जैन जी, आप प्लीज सब अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए। जी कुशल जैन जी। अनम्यूट ही है। हाँ जी। मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हूँ, बदलापुर में। मतलब ये महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर है, डोंबिवली बदलापुर उस एरिया की तरफ है, जहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा है। आपको सबको मेरी हाँ जी, आवाज हाँ आ रही है? जी जी हाँ। तो प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ, तो टेक्सटाइल अभी जितना महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, जैसा कि आपको पता है। और लेबर भी महाराष्ट्र के अंदर बाहर के बहुत माइग्रेंट लेबर्स काफी ज्यादा है, और वो सब माइग्रेट कर गए हैं। काफी कुछ लेबर पोजीशन बहुत खराब है। हम लोगों ने भी शुरुआत की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत कॉपरेशन लेकर के 10 दिन से सबको यूनिट रन करने के लिए परमिशन भी दी हुई है, और कई यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी मुश्किल से 10% लेबर बचे हैं, बाकी 90% लेबर सब अपने अपने गांव की तरफ चले गए हैं। अब मेरे हिसाब से तो जब तक अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल के अंदर ही सिर्फ लेबर या जो काम बढ़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपने जॉब का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन वो सरकार का काम है। इंडस्ट्री के लिए क्या है, इंडस्ट्री को ये जो भी पैकेज वगैरह है, इससे कुछ भी डायरेक्ट इम्पैक्ट, किसी को भी कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है कि टेक्सटाइल के अंदर छोटा से छोटा वीवर हो, प्रोसेसर्स हो, या गारमेंट बनाने वाला हो, या कोई भी हो, 90% काफी लोग पढ़े लिखे इतने नहीं है जितनी कि वो स्कीम्स को समझ सके या उसका कोई बेनिफिट लेकर। सिंपल है, जितना जरूरत है उतना ही उनको नॉलेज है, और उतना बड़ा कोई फोरम भी नहीं है कि जिसको बहुत नेग्लेक्टेड है। तो हमें मिल करके सरकार से सिंपल वे में 3 चीज की, हमारी बैकबोन क्या है, एक तो लेबर, सेकंड पावर, तीसरा पानी या पॉल्यूशन समझ लो। ये 3 चीज पर अगर गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट कोई सब्सिडी के लिए हम लोग अगर उनको बोले कि भाई आप हमारे जो भी लेबर है, पर लेबर हमारी जो भी स्ट्रेंथ है उस पे पर मंथ आपको पर लेबर 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, वॉट एवर गवर्नमेंट डिसाइड जितना दे सकते वो डायरेक्ट बेनिफिट देवे, ताकि हमारे पास वो पैसा आवे, हम वो लेबर को ट्रांसफर कर दे। इससे 2 फायदे होंगे कि हम लेबर को
ज्यादा से ज्यादा हायर करेंगे, लेबर को इस फील्ड में आने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी की जिस यूनिट का जो भी यूनिट पर यूनिट है, पर यूनिट सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको डाइवर्ट करे कि भाई आपका 1000 यूनिट हुआ है, चाहे वो लूम वाला हो, चाहे प्रोसेस वाला हो, चाहे गारमेंटर सिलाई मशीन वाला हो या कोई भी हो, तो उसको वो पैसा पर यूनिट के हिसाब से उस यूनिट को सीधा उसके अकाउंट के अंदर डलवाना चाहिए यूनिट को। तीसरा है सेम पावर, पानी का। तो अगर पावर, पानी और लेबर ये हमारी बैकबोन है, अगर ये तीनों मजबूत हो गई तो हम हर तरीके से लड़ सकते हैं। मार्केट को संभालना, अभी आगे क्या चलेगा, कैसे चलेगा, नेचुरल बात है कि जो टॉप ब्रांड वाले हैं उनको थोड़ा सेटबैक आएगा, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड जो है वो ब्रांडेड से हट करके जो सेकंड लाइन के ब्रांड वाले हैं वो फर्स्ट में आने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट वाले ब्रांड वाले अपनी पोजीशन बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और जो नीचे वाले हैं वो सेकंड लाइन के ब्रांड बनने की कोशिश। तो मिडिल क्लास के हिसाब से या लोअर क्लास के हिसाब से जो भी फैब्रिक से उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में प्रॉपर्टी, आपका ज्वेलरी, डायमंड, घूमना फिरना, टूरिज्म, इससे रोटी के बाद सीधा कपड़ा ही आता है। तो लोग अपना पैसा रोटी प्रॉब्लम खाने का नहीं है, फूड का नहीं है। तो टेक्सटाइल के अंदर एक जबरदस्त बूम आएगा। बूम मिडिल सेक्टर और लोअर सेक्टर में ज्यादा आएगा, हाई क्लास की क्वालिटी के अंदर थोड़ा डाउन जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कि वी शुड, हमें सरकार से ये बात करनी पड़ेगी कि हर आदमी को चाहे टेक्सटाइल से किसी भी तरीके से जुड़ा हो, उसको हम डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ 3 फ्रंट पे देंगे जो कि सबको उसके हिसाब से मिल सकता है, दैट इज द लेबर, पावर एंड वाटर। सो इसके लिए हमें उनसे बात करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। आगे जाते हैं। बालर जी, SL बालर जी, हेलो, नमस्ते बालर जी। हेलो बोलिए जी जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ। हाँ, मैं बालोतरा से, राजस्थान के अंदर जोधपुर से शांतिलाल बालर लघु उद्योग भारती जोधपुर संभाग का अध्यक्ष के नाते काम करता हूँ, और MSME के जो लघु उद्योगों की छोटी छोटी समस्या को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचा करके उसको समाधान करने का हमारा लघु उद्योग भारती का मूल काम है। उद्योगों की समस्या को लेकर के सारे प्रकार के उद्योगों का काम देखने का मौका मिलता है, लेकिन बेसिकली मैं खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बालोतरा के अंदर मेरी प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसका कपड़ा हमारे महाराष्ट्र, मालेगांव, विचलकरंजी, भिवंडी और दक्षिण भारत से आता है। उसका प्रोसेसिंग करते हैं, ऑल इंडिया सप्लाई का काम हम लोग टेक्सटाइल के अंदर करते हैं। अभी कोरोना के कारण से इस वैश्विक महामारी में टेक्सटाइल उद्योग कोरोना की तरह एक चैन का प्रोसेस है। तो उसका कपड़ा यार्न से कपड़ा बनता है, कपड़े से प्रोसेसिंग यूनिट में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जो चैन प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस। सभी इंडस्ट्रीज को प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है अभी वर्तमान में, वो आ रही है श्रमिक की। स्किल्ड लेबर जो काम करता है वही अपना काम करता है। स्किल्ड लेबर इधर राजस्थान टेक्सटाइल के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा काम करता था। वो एक चैन के अंदर डाइंग और मसराइजिंग का काम करने वाले लोग, वो होली की छुट्टियों के अंदर ही चले गए थे उत्तर प्रदेश और बिहार, जो अभी तक वापस लौटने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की अभी कोई प्रकार की रेल की सुविधा या बस की सुविधाएं नहीं होने के कारण से नहीं आए हैं। अभी 1 तारीख से खुला है तो ट्रेनें शुरू होने की संभावना, इंडस्ट्री चलेगी। अभी वर्तमान में 20% इंडस्ट्री ही चल पा रही है, और इतनी डिमांड भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कंटोनमेंट जोन के कारण से बहुत सारे शहर अभी बंद पड़े हैं। जब तक वो शहर खुलेंगे नहीं, तब तक इसकी मांग भी नहीं रहेगी। और उद्योग के अंदर आने वाली समस्याओं को लेकर हमने सरकार से बार बार बहुत सारे प्रतिवेदन दिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टेक्सटाइल से संबंधित। सरकार कोई प्रकार का डायरेक्ट उद्योगों को लाभ नहीं पहुंचा रही है, लेकिन जो आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया, उसके अंदर तरलता की कमी नहीं आई। पूंजी के कमी से कोई उद्योग बंद नहीं हुए, उसके लिए उन्होंने काफी चीजें दी है। तो 10%, 20% अतिरिक्त पैसा देना। तो हम लोगों ने जब मांग की भी हमें कोई ब्याज का लाभ फायदा किया जाए, तो RBI ने 27 मार्च को रेपो रेट के अंदर 0.75 पैसे की कमी की गई, और
फिर अभी 10 दिन पहले 5.40 पैसे की कमी गई। तो क्या कि एमएसएमई को, लघु उद्योगों को मूल रूप से आरबीआई ने सारी बैंकों को 4 सितंबर को और अभी मार्च के अंदर माइक्रो एंड स्मॉल पहले और दूसरी बार में मध्यम उद्योगों को जोड़ने के लिए मैंडेट लिखा गया है। तो बैंक के जैसे जैसे रेन्यूल आ रहा है उसके उसी आधार पर उनको रेपो रेट से जोड़ रही हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज की आरबीआई ने कमी लिखी है कि 3 महीने के अंदर उसको रेन्यूल करना है। तो कुछ बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक प्रभाव से 27 वाले से को कम करके उद्योगों को फायदा पहुंचा दिया है। तो इस रेपो रेट से जो लिंक हो रखे हैं उन लोगों को उन्होंने रेपो रेट में कमी करके फायदा पहुंचाया है। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने, एचडीएफसी वगैरह अन्य बैंकों ने उसका लाभ डायरेक्ट लघु उद्योगों को नहीं दिया है। इसके लिए भी भारत सरकार को और हमारे माननीय जोधपुर के गजेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री है उनके साथ में भी मेरी मीटिंग हुई थी। उनको हमने विषय रखा है कि साहब ये आरबीआई ये गाइडलाइन निकाले कि अभी कोविड की घड़ी के अंदर जब भी रेपो रेट हम घटाएं उसका लाभ बैंकों द्वारा तुरंत लघु उद्योगों को दिया जाए। ये हमने उनके सामने मांग रखी है ताकि उद्योगों को कुछ 1%, 1.5%, 2% ब्याज लगना कम शुरू हुआ है। अभी ब्याज की बहुत नुकसान हो रहा है। ईएमआई भी समय पर भरनी पड़ेगी, ब्याज भरने पड़ेगा। ये जो सब सरकार ने किया है वो डेफरमेंट किया है, 6 महीने तक 31 अगस्त तक डेफरमेंट किया, आगे बढ़ना है, ब्याज का ब्याज लगना है। मूलतः हमें लाभ किया हुआ वो जो इंटरेस्ट रेट घटाई है रेपो रेट हमारा लाभ है, लेकिन वो उसका लाभ तुरंत प्रभाव से सभी लोगों को पहुंचाए, ऐसा हमने निवेदन किया है। दूसरा ये भी किया है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है, अभी वर्तमान में काम बंद होने के कारण से फिक्स चार्जेस जो पर केवीआर लगते थे वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में हम जो जलाते हैं उसी का पैसा लिया जाए। फिक्स चार्जेस को डेफरमेंट किया है राजस्थान सरकार ने, कुछ सरकारों ने उसको मुक्त भी किया है। तो हमारा ये केंद्र सरकार से निवेदन है कि सारे स्टेटों को ये किया कि जो इलेक्ट्रिक जलाए जितनी उसका ओरिजिनल पैसा लिया जाए। अभी इस कोविड की घड़ी में 4-5 महीने 6 महीने तक उसको फिक्स चार्जेस से डेफरमेंट नहीं करके उसको निरस्त किया जाए, ये भी हमने मांग की है। कुछ उद्योगों ने सोलार के प्लांट कैप्टिव लगा रहे अपने खुद के, और सोलार प्लांट लगाने के कारण वो जो बिजली उत्पन्न करते हैं वो सरकार को एक्सपोर्ट होती है और उसके बदले के अंदर इंपोर्ट मीटर लगा हुआ है जिसको नेट मीटरिंग बोलते हैं। जो लाइट जा रही है उसको वापस जितनी आ रही है उसमें एडजस्ट करके बाकी का पैसा सरकार लेती थी। अभी इस कोविड में बंद की घड़ी के अंदर लाइट जनरेट ज्यादा होकर जा रही है लेकिन वापस इतनी काम नहीं आ रही क्योंकि उद्योग बंद है। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रिक सरकार को जाती है वो 30 तारीख को सरकार उसको 0-0 करके नेट मैटरिंग के अंदर पैसा नहीं दे रही है और नई डेवलपमेंट कर रही है। हमने सरकार से निवेदन किया है कि जो कैप्टिव प्लांट लगाकर खर्चा करके अपना प्लांट स्वयं का पैसों से लगाता है जिसमें कोई प्रकार की सरकार की सब्सिडी भी नहीं है, तो ऐसे उद्योगों को लाइट जनरेट करके फ्री में नहीं दे करके उसको डेफरमेंट किया जाए। आगे जब वो उद्योग बिजली ले तब उसको उसके अंदर एडजस्ट किया जाए, ऐसा भी हमने निवेदन किया है जो कि हमारी उद्योगों की विशेष मांग है। जीएसटी के अंदर लेट रिटर्न के 12% ब्याज लेते थे, उसने हमने सरकार को बार बार निवेदन करने के कारण उसको 9% ब्याज सरकार के पास में जो भी रिफंड जीएसटी के पेंडिंग है उसको तुरंत प्रभाव से उन लोगों को पैसा दिया जाए और 60 दिन के अंदर यदि कोई प्रकार का रिफंड नहीं आता है तो सरकार उसके अंदर 9% ब्याज भी देती है। ये भी सरकार ने निर्णय लिया है ताकि जीएसटी के रिफंड आने से बिना ब्याज का पैसा जो सरकार के पास 60 दिन तक भी क्यों रहे, सरकार जैसे ही कोई रिफंड की मांग करता है तो हमने उनको कहा कि 60 दिन की जगह आप उसको 15 दिन कीजिए, ऑनलाइन फीड करना है और ऑनलाइन पेमेंट करना है, 15 दिन के अंदर उसका पैसा दिया जाए ताकि ताकि कमी नहीं आए। इसके लिए भी वार्ता जारी है। और एक टीडीएस का भी मुद्दा बहुत चल रहा था हमारे, अभी मार्च के अंदर सबको टीडीएस 30 अप्रैल तक भरना था। कोविड की घड़ी में बस सारा बंद होने के कारण लोगों को स्टाफ ऑफिस में नहीं आने के कारण से हम टीडीएस नहीं भर पा रहे थे, तो सरकार ने उसका ब्याज घटा करके 9% किया। लेकिन उसके अंदर यदि कोई आदमी मई में पैसा भरेगा, 30 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, मई में पैसा भर रहा है तो उसका मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का ब्याज लगता है। हमने कहा उस ब्याज को जरूर मुक्त कीजिए, 9% भी बहुत ज्यादा है। 3 महीने का 27%, कोई सी आदमी 10 मई को टीडीएस भरा है तो उसको 27% ब्याज देना होगा जो उद्योगों के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। तो हमने कहा इसको आप तुरंत प्रभाव से ब्याज को मुक्त कीजिए, और यदि आप मुक्त करने की स्थिति में नहीं है सरकार तो कम से कम जितना दिन लेट पैसा भर रहा है, 30 अप्रैल को भरना था, 15 अप्रैल को भरा, 20 मई को भरा, 30 मई को भरा, जितना दिन लेट भरता उसका 9% आप ब्याज ले लीजिए ताकि उद्योगों के जगत के ऊपर जो भारी नुकसान हो रहा है
वो नुकसान से बच सके। इस प्रकार लोगों बीच में एक सर्कुलर निकला था कि अभी श्रमिक जो बैठे हैं उन लोगों को पैसा दिया जाए, मार्च अप्रैल उसको छोड़ा नहीं जाए। जब उद्योग ही बंद है, उसको ईएमआई भरना है, ब्याज भरना है, फिक्स चार्जेस भरने हैं और ब्याज का नुकसान है, पैसा आना नहीं है, तो उद्योग जगत हर जगह से झगड़ा हुआ है। ऐसे में जो बैठे हुए मजदूरों को पैसा कैसे देंगे? इसलिए मिनिमम वेजेस या तो देने के लिए किया जाए या उसको 2 महीने पैसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। तो हमारे एक पंजाब के इंडस्ट्रियल व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस रिट्स याचिका दायर की थी, उसका भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को कहा है कि इसका तुरंत रिप्लाई दिया जाए, सरकार ने अभी रिप्लाई नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दिया है। जब तक केंद्र सरकार कोई प्रकार का रिप्लाई नहीं दे तब तक इसके बारे में कोई प्रकार का डिसीजन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने स्टे दिया है, उसको इंतजार कर रहे हैं। पर हमने कहा कि अभी जो श्रम विभाग के कानून जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए मुक्त किए हैं, वैसे श्रम विभाग के कानूनों को 1-2 साल के लिए मुक्त किए जाए और इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाए। जो उद्योगों के अंदर इंस्पेक्टर आकर सर्वे और जांच करते हैं उन सबको अभी समाप्त किया जाए, क्योंकि ये लघु उद्योग और ये टेक्सटाइल उद्योग बहुत सारा रोजगार दे करके और सरकार को जो लोगों में जनता में पैसा दे रहा है, तो उनके लिए सुविधा देने के लिए हम मांग बराबर कर रहे हैं और सरकार और केंद्र सरकार के टच में है और धीरे धीरे ये व्यापार प्रारंभ होगा और ये लंबा चलने वाला समय है। इसलिए सबको धैर्य रखते हुए और आगे हमने लोगों ने टेक्सटाइल में ये सोचा है कि टेक्सटाइल का उधार का व्यापार ज्यादा है, उसको ज्यादा से ज्यादा केस का ही किया जाए। टाइम बहुत खराब है तो ज्यादा से ज्यादा केस में परचेज करना और केस में ही माल बेचना, पुराना पेमेंट आने पर नया माल भेजना, ऐसा हमने सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को बुलाकर हमको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मेरी सबसे ये अनुमति है कि कृपया समय की पाबंदी रखें, अन्यथा सबको अपना विचार प्रकट करने के लिए दिक्कत होगी। हम आगे जाते हैं। हेमंत भिड़े जी। हेमंत भिड़े जी। जी नमस्ते। 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 विवेक परिवार और आज यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों का मेरा प्रणाम। मैं हेमंत भिड़े, डोंबिवली हमारी में मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और लघु उद्योग भारती की डोंबिवली इकाई का मैं काम करता हूँ। और जहाँ तक मेरी इंडस्ट्री का सवाल है, हम लोग टेक्सटाइल प्रोसेसिंग करते हैं, जहाँ पर भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी से जो कपड़ा आता है वो ब्लीचिंग करके आगे साड़ी प्रिंट के लिए जाता है। थोड़ा बहुत टाइम का भी काम करता हूँ। कई सारी समस्याओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। हमारे बदलापुर के मित्र श्री कुशाल जी, उन्होंने भी कुछ बातें कही, कई लोगों ने बातें कही। मूल रूप से जो समस्या है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी एमएसएमई सेक्टर में आती है, तो एमएसएमई की ज्यादातर समस्या है, जैसे कि लेबर, माइग्रेंट लेबर की समस्या के बारे में कहा गया। मैं 2 समस्या और एक एडिशनल 3 के बारे में कहूंगा जिसके ऊपर विचार होना चाहिए। पावर और वाटर, इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत कहा गया, लेकिन 2 महीने के जो बिलिंग साइकिल हुए अप्रैल और मई, उसके जो बिल जनरेट हुए हैं उसमें मिनिमम बिलिंग किया गया है और एआरडीसी की तरफ से हम लोगों ने काफी रिप्रेजेंटेशन उनको दी है कि भाई कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बंद हुई है, हमारी वजह से नहीं हुई है, तो अपने चार्जेस किए उसको वेव ऑफ करें। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को भी दिया है, अभी उन्होंने पूरी तरह से वेव ऑफ नहीं किया है, तो उसको विशेष रूप से हमको पहल करनी है और ये पूरी तरह से वेव ऑफ करना है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मिनिमम चार्जेस इतने लग के आए हैं कि ऑलरेडी इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है, ये और हमको भारी पड़ रहा है। एक तीसरी बड़ी समस्या है पेमेंट की। पेमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कहा है कि बैंकिंग द्वारा ये हम हमको आपको फाइनेंस करेंगे, लेकिन वो लोन के स्वरूप में या के स्वरूप में आपकी आवाज कट रही है हेमंत जी, आपकी आवाज कट रही है। वो किस तरह सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। जो हमारा पैसा, अरे सरकारी आवाज नीट थे, नहीं आ रही है शुरू में कि 180 डेज में रियलाइजेशन होना चाहिए, फिर उसको 90 डेज में रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से
सभी, और इसका फायदा सभी को होना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बाकी इंडस्ट्री को भी होना है। तो इसके लिए हम किस तरह से पहल करें और ये हमारी बात किस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री तक पहुंचाए, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक बार पेमेंट का साइकिल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ेगी और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। धन्यवाद। मुझे मेरे शब्द कहने के समय दिया गया, उसके लिए विवेक समूह का धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। सुकांती जी, आप कृपया अपनी बात रखिए। सुकांती जी। नमस्ते मैम। हेलो। हेलो, नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हमें नमस्ते। सुनाई दे रहा है। हाँ बोलिए। मेरा, हाँ जी मैम, मेरा ओडिशा का जो हस्तकरघा जो हैंडलूम में जो ओडिशा इक्कत में टाई एंड डाई में जो मैन्युफैक्चर होती है, मेरा मैन्युफैक्चर भी है, सप्लायर भी है। लेकिन ये महामारी कोरोना वजह से मेरा जो वीवर्स लोग है बहुत प्रॉब्लम आती है, रॉ मटेरियल के लिए, दूसरे मार्केटिंग के लिए। हमारा जो ट्रैवलिंग भी पूरा लॉकडाउन में है, इसीलिए बहुत सारे वीवर लोगों को प्रॉब्लम आते हैं। उन लोगों तो पहले मैंने काम करने के लिए वो पूरा बैठे हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरे जो काम करते हैं वो मार्केट कितना स्टॉक नहीं रख पाते ना, इसीलिए उनके लिए थोड़ा सा ये पैसा के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं सरकार के निवेदन करती हूँ, तो पहले से तो रोटी जो मकान और कपड़े के लिए चीज जो होते हैं, रोटी तो बन जाता है, चासी को जैसे देखते हैं सरकार लोग जो लूम के वगैरह होते हैं, कोई भी ऐसे फैसिलिटी देते हैं। तो इसलिए कपड़े के लिए भी कुछ, बुनकर के लिए कुछ आएंगे तो कुछ पैकेज हम लोग बहुत उनके लिए सरकार को निवेदन करते हैं मैम। और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आप इतना टाइम दिए है। और मैं सरकार के लिए निवेदन करती हूँ, वीवर लोग जो बहुत सारे ये करते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल ठीक से पहुंचाना चाहिए। और दूसरे मार्केटिंग के लिए उन लोग लॉकडाउन के लिए नहीं हो पा रहे, तो इसलिए कुछ पैकेज जो लोन वगैरह मिले तो बहुत खुशी हो रहा है। धन्यवाद जी। आगे जाते हैं। पवन जी। पवन जी, पवन जी अनम्यूट करके बात करिए। लो पवन जी, प्लीज अनम्यूट करके। हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही सर? जी जी सर, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। नमस्कार जी, मैं पवन सिंघल नोएडा से बोल रहा हूँ। जी सर, आ रही है? हाँ बोलिए। बोलूं सर? बोला बोला। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं पवन सिंघल नोएडा से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ लघु उद्योग भारती के उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल का इंचार्ज हूँ, अध्यक्ष हूँ। मेरा यहाँ पे गारमेंट एक्सपोर्ट का व्यवसाय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान है पर्यटन उद्योग पर के बाद कपड़ा व्यवसाय को है, क्योंकि कपड़ा व्यवसाय हमारे हिसाब से आम उतनी जरूरत वाली चीज नहीं है जितनी की दूसरी चीजें हैं। तो इसके लिए जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने सब चीजों के लिए कम कर दिया, शादी फंक्शन वगैरह पे ज्यादा गैदरिंग नहीं है, महंगी फैशनेबल आइटम बिकनी कम हो जाएंगी और आदमी कपड़ा जब भी खरीदेगा या गारमेंट जब भी खरीदेगा जब उसको जरूरत होगी, क्योंकि इस मंदी के माहौल के अंदर सबसे पहले उसकी नेसेसिटी अपने खाने पीने का सिस्टम का सेट करने का है। जैसा कि मैं खुद नोएडा के अंदर गारमेंट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूँ, हमारे यहाँ पे काफी एक्सपोर्टर, नोएडा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का गारमेंट एक्सपोर्ट का हब है। यहाँ करीब 5000 गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जो इसके अंदर यहाँ पे हमारे काफी ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं और कुछ जो हैं उसके अंदर बायर्स डिस्काउंट वगैरह मांग रहे हैं। कारण ये है कि हम ज्यादातर इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस और यूरोप में होता है और वहाँ के भी हालात काफी खराब है। पर अभी ये है कि पहले से कुछ सुधार होने लगा है, पुराने ऑर्डर कैंसिल जरूर है पर नई इंक्वायरी भी हमारे पास आने लगी है। आज के समय में अप्रोक्सीमेट 60% 70% कैपेसिटी के ऊपर हमारी यहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। और जो दूसरी मेन जो चीज है कि हमारे को फैक्ट्रीज के अंदर जो पेमेंट की कुछ प्रॉब्लम थी, उसके लिए अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया कि कंसेशनल रेट पे लोन देना शुरू किया है। तो उससे जिसको भी जरूरत है वो उससे सहयोग ले रही है।
जो मेन जो मुद्दा हमारे सबसे पॉइंट है वो है फैक्ट्री वर्कर्स का। उसके अंदर जैसा कि सबको पता है, लॉकडाउन के दौरान काफी प्रवासी वर्कर थे जो दूसरे राज्यों से आते थे, वो अपने अपने स्टेट में वापस चले गए हैं। कारण कि उनके पास 2 महीने का रहने का, खाने का साधन नहीं था। और यदि हम उसको गहराई से जांच करें, सोचें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ हद तक हम भी जिम्मेवार हैं। कारण कि जिस प्रकार फैक्ट्री ओनर ने अपने वर्कर को सही पैसा दिया, वो वर्कर वहां पे टिका, और जिस फैक्ट्री ओनर ने वर्कर का थोड़ा ध्यान कम रखा तो उस करके वर्कर चला गया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, पर्टिकुलर नोएडा के अंदर, हमने ऑलमोस्ट मार्च की 100% पेमेंट की है, अप्रैल और मई की 70 से 80% अपने वर्कर्स को हमने पेमेंट की है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे लेबर प्रॉब्लम्स कम है। और इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने, जो कि सारा दिन इसी समस्या में काम करते हैं, वो इसका हालात सुधारने पे लगे हुए हैं। उन्होंने एक ये बीड़ा उठाया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो कि यूपी से बाहर काम करते हैं, उनको हम ऐसा करें कि उत्तर प्रदेश में ही हम उनको काम दिलाएं। उसके लिए इन्होंने सब काफी इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन और जो दूसरी एसोसिएशन है, उनसे एक MOU साइन कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश के जो मजदूर वर्कर्स दूसरी जगह प्रवासी काम कर रहे हैं, उनको वहां नहीं जाना पड़े और उत्तर प्रदेश में ही हमको काम दिलाएं। अभी 3-4 दिन पहले 29 मई को ही एक लखनऊ में मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने हमारे से लघु उद्योग के नाते कुछ इंडस्ट्री थी, जैसे हमने उनको कहा कि हम 2.5 लाख लेबर को जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ पे आई है, हम काम दिलाने का कोशिश करेंगे। इस तरह उस दिन मीटिंग के अंदर 4 एसोसिएशन थी। मुख्यमंत्री जी ने 11.5 लाख वर्कर्स का एसोसिएशन किया कि हम उनको यूपी में ही काम दिलाएंगे, जबकि सरकार का ये सोच है कि 25 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं उनको हम उत्तर प्रदेश में काम दिलाएं ताकि उनको दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। तो इस कोशिश में काफी हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और उनकी काफी सहयोग है। और दूसरा मेरे विचार से ये है कि जो मजदूर दूसरे राज्य में चला गया है वो जब तक वापिस नहीं आएगा, जब तक कि उसको वहां पे लगेगा भी बहुत अच्छा काम है, मेरे को मिल रहा है, मेरे को पैसे मिलेंगे, और कम से कम 2-3 महीने तो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यदि हमारे को मजदूरों को बुलाना है तो मेरे विचार से हमारे को कुछ उनको एडवांस राशि या सहयोग राशि उनको गांव भेजनी पड़ेगी ताकि वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके। उसके बाद वो हमारे यहाँ काम करने के लिए आएगा। तो मेरी ये है कि मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी मुसीबत काफी बार जिंदगी में आती है और हमारे को उसका सामना करना चाहिए। तो ये भी जो एक खतरा, एक मुसीबत आई है, इसको हम दूर कर सकते हैं और मुकाबला हमारे को खुद करना चाहिए, ना कि हम कोई भी छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार की तरफ डिमांड रखे, सरकार का मांगे। क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत मुसीबत आती है, हम जीरो से भी शुरू होते हैं, दोबारा काम करते हैं, उस समय कोई सरकार नहीं होती। आज भी हम ये सोच के चलेंगे हमने अपने आप को ही दोबारा एस्टेब्लिश करना है और हम करेंगे, क्योंकि सरकार के सीमित साधन है। उसके लिए ये चीज नहीं है कि वो कहीं से पैसा लाएगी और हमारे को दे देगी, या अगर नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा, वो सब चीज हमारे पे ही आनी है। तो मेरी ये सोच है कि हर चीज थोड़ा हम हौसला रखें और कुछ इसका करें, अपने वर्कर्स को सहयोग करें तो हमारी फैक्ट्री चलेंगी। तो मेरे लिए यही है कि अपनी समस्या का खुद हल सोचे और निकलेगा। इसके लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। आगे बढ़ते हैं, शिरीष तावरे जी। शिरीष तावरे जी, शिरीष जी आप अनम्यूट करके बात करिए। शिरीष जी, हेलो, हाँ बात करिए। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते। एक मिनट। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्ते। मैं शिरीष तावरे, भिवंडी महाराष्ट्र से। मेरा खुद का पावरलूम यूनिट है और मैं भिवंडी के जो सिर्फ पावरलूम सेक्टर से मैं कुछ समस्या जो है आज की डेट में उसके बारे में सबको जानकारी देना चाहता हूँ। और खास तरह से विवेक समूह के जो भी यहाँ पे जिन्होंने हमें इनवाइट किया है उनकी नज़र में ये बात कहना चाहता हूँ कि भिवंडी में मोस्टली जो पावरलूम इंडस्ट्री है उसमें मैं ज़्यादातर जो पहले की यान साइड और डाइंग साइड की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पावरलूम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मास्टर वीवर, जॉब वर्क वीवर और वर्कर, ये 3 लोगों की ज्यादातर समस्या है और हर एक की थोड़ी थोड़ी अलग अलग समस्या है। वर्कर आज जो प्रवासी मजदूर है
वो ज्यादातर यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार इस तरह से ज्यादातर भिवंडी में है। और उसमें से लगभग 75% के ऊपर ये मजदूर आज गांव गए हैं। आज उनको आश्वस्त करने की काफी जरूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर में और आज की करंट सिचुएशन में काफी सारी मजदूरों की समस्या है। जॉब वर्क जो वीवर है उनकी आज लूम चालू करने की इंडस्ट्री को परमिशन मिली है, लेकिन आज की डेट में उनके पास फाइनेंशियली काफी सारी दिक्कतें आ रही है। और मास्टर व्यूअर की आज उनकी एक और इनकी जॉब वर्क व्यूअर की भी एक मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का इश्यू भिवंडी में, प्राइवेटाइजेशन है भिवंडी में, टोरेंट पावर करके है, उनका काफी सीरियस प्रॉब्लम है। तो उसमें एक गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ज्यादातर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और प्रायोरिटी बेसिस पे कोलेटरल फ्री लोन खास तो वर्किंग कैपिटल के लिए ये जॉब वर्क व्यूअर और मास्टर व्यूअर के लिए गवर्नमेंट ने देना चाहिए। और कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर भिवंडी में स्पेशलाइज हॉस्पिटल की एक बहुत खामी है, तो उसमें ESIC के बेसिस पे भिवंडी में ये हॉस्पिटल की जो समस्या हमेशा आती है, उसमें आगे चल के स्पेशल हॉस्पिटल बनाने की, वो तो सिर्फ पावरलूम सेक्टर के लिए नहीं, बाकी सब इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे मोदी सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज डिक्लेयर किया है, तो और उसके तहत एक्सपोर्ट बढ़ाना की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्पेशल जरूरत है। सभी अनस्किल वर्कर स्किल वर्कर में परिवर्तित होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं PARCO और विवेक समूह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद शिरीष जी। आगे चलते हैं अशोक जैन जी। अशोक जैन जी प्लीज आप अपनी बात रखिए। ये इसमें से कोई फोन करना हो तो कर। हेलो, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं जी। हाँ बोलिए। हेलो हेलो अशोक जी। अशोक भाई अनम्यूट कीजिए, आपका जो नीचे लेफ्ट साइड में म्यूट अनम्यूट का देखिए। हाँ वो अशोक भाई अनम्यूट कीजिए। पुढे जा मग नंतर हाँ, आदित्य जी तब तक आप बात रखिए। आदित्य छापड़िया जी। जी नमस्कार, मैं आदित्य छापड़िया रांची से मिसेस भवानी इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ और हम लोग मेडिकल लाइन के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। एंड माय फादर इज स्टेट सेक्रेटरी फॉर लघु उद्योग भारती इन द स्टेट ऑफ झारखंड, जनरल सेक्रेटरी हैं। सो हम लोग मेडिकल लाइन में डील करते हैं। अपार्ट ऑफ ट्रेडिंग वी आर आल्सो गेटिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेस मास्क, कैप एंड शू कवर रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट्स एंड नॉन वुमेन आइटम से रिलेटेड। अपार्ट ऑफ दैट हम लोग गवर्नमेंट सप्लाईज करते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स जो अभी तक हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो आज तक यहाँ पे रेड टेपिज्म की जो प्रवृत्ति रही है, मैं फॉरेन में भी था कुछ समय तक, बट व्हेन वी कंपेयर आवर स्टेट रादर आवर कंट्री विद दैट ऑफ फॉरेन कंट्री, व्हाट आई एम एबल टू विजुअलाइज, रेड टेपिज्म आज तक यहाँ पे खत्म ना हो पाई है। डिलेड डिसीजन मेकिंग आज भी है यहाँ पे, जो कि हमारे देश को प्रगति के मार्ग में जाने से रोक रहा है। तीसरा चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट दो स्थिति में होती है। एक तो ये हो कि भाई सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए, उस समय सरकार शायद मजबूर रहेगी कि भाई वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि अगर सरकार के पास पैसे हैं और उसके बाद भी अगर वो नहीं दे रही है, इसका मतलब उनके तरफ कुछ गलतियां हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, डिलेड पेमेंट फंड्स अवेलेबल होने के बावजूद भी 6-8 महीने तक पेमेंट्स नहीं हो पाती है। इससे देश की प्रगति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैम्पर होती है। जो बिजनेसमैन की जो प्रवृत्ति होती है, वो पैसे जब अगर वापस मिलेंगे, मतलब डेटर्स के यहाँ से जो कलेक्शंस होंगे, वो अपने यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे, उस फंड को इकोनॉमी में रोटेट करेंगे। जितनी दफा वो फंड रोटेट होगा, उतनी दफा गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा GST की वसूली होगी और वो फंड्स मार्केट में रोटेशन में आएगा। अपार्ट ऑफ आप बोलो और उनको पूछो आवाज आ रही है क्या? हेलो आपका अशोक जी जरा रुकिए। हेलो
हाँ अशोक जी जरा 2 मिनट रुकिए, आदित्य जी बात कर रहे हैं। सॉरी आदित्य जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आदित्य जी, आप अनम्यूट कीजिए। कर दिया मैं। उसके सिवाय जो यहाँ पे जमीन की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सालों साल से आप इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन को ले लो लेकिन जल्दी से रजिस्ट्री नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम मैं पर्सनली खुद भी फेस किया हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन लिया हुआ है, आज तक रजिस्ट्री की प्रॉब्लम, करीबन 20 साल से हम लोग उस जमीन में हैं लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोन्स की प्रॉब्लम अभी भी सस्टेन कर रही होती है। और उसके सिवाय जैसे अभी गवर्नमेंट का जो स्कीम्स आया है, काफी कुछ एमएसएमई को रिलेटेड लेकर, लोन्स को लेकर के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काफी किस्म के लोन्स के स्कीम जो गवर्नमेंट ने निकाले हैं, यहाँ पे आज भी वो नेगेटिव अप्रोच रहता है। मैंने कुछ बैंकों से, जैसे सिडबी से हम लोगों ने बात किया था इस विषय में, तो फर्स्ट अप्रोच इज वेरी नेगेटिव कि भाई ये कैसे हो सकता है, आप इतनी जल्दी फैक्ट्री कैसे लगा सकते हो। सो ओवरऑल व्हाट आई एम एबल टू सी इन द स्टेट ऑफ झारखंड कि यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के काफी ज्यादा है, जिनसे कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज में काम लेना है। अगर आपको फैक्ट्री स्टार्ट भी करनी है तो उनका इंटरवेंशन तो जरूरी है, लेकिन अगर वे लोग ही अपने काम से पीछे रहेंगे तो इट इज वेरी टफ कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अपार्ट ऑफ दैट, मैं यंग एंटरप्रेन्योर के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि कॉटन फेस मास्क, स्कूल ड्रेस और जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज से जो कि होम लेवल पे काम किया जा सकता है, जो कि हम लोग की वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि लीड कर रही है मिसेस अंजना देवी एंड डॉक्टर प्रोफेसर मीना देवी, इन लोगों को हम लोगों ने उसमें लगाया है। लेकिन इसमें हम लोग को आपकी शायद जरूरत पड़ सके इस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ये हम लोग अपने फैक्ट्री में नहीं बनाएंगे। ये होम जो हैंडीक्राफ्ट, जो घर में बैठ करके महिलाएं हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि अपने घर के बेसिस पे बना सकती हैं, उन लोगों के लिए हम लोग चाहेंगे आपके यहाँ से एक हेल्प कि अगर ये प्रोडक्ट को मार्केटिंग की जा सके तो उसमें हम लोग को काफी सपोर्ट चाहिएगा। अपार्ट ऑफ दैट, यहाँ पर कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शाही एक्सपोर्ट की यूनिट रांची में आ रही है, ओरिएंट क्राफ्ट की यूनिट रांची में आ रही है, अरविंद ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट है, जो कि पीपी आ रही है और यहाँ के सरकार को भी दे रही है और कुछ बाहर के लोगों को भी दे रही है, जो कि शाही एक्सपोर्ट इटसेल्फ इज एन। अपार्ट ऑफ दैट, कुछ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब एज अ टेक्सटाइल प्लेयर्स वी कैन से कि यहाँ पर कुछ प्रगति हो रही है, जिसमें कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीबन 25,000 एम्प्लॉयज को यहाँ एम्प्लॉयमेंट देने की योजनाएं हैं, जो कि इस पे काम चल रहा है। इसके सिवाय मैं एक चीज को काफी अप्रिशिएट करूंगा, हम लोगों ने सुना श्री सचिन कुलकर्णी जी को, जो कि शायद आदित्य बिरला ग्रुप में टेक्निकल टेक्सटाइल डिवीजन को अभी लीड कर रहे हैं, शायद वे वहाँ पे डायरेक्टर है, जो कि उन्होंने बताया। मैं उनसे एक चीज सुना कि भाई वियतनाम से डेली 40 कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे हैं फेस मास्क, मैं उसको काफी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक ये है कि इंडिया से शायद गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट में बैन किया हुआ है सर्जिकल फेस मास्क को। ऐसी परिस्थिति में अब मुझे ऐसा लग रहा है, जब हम लोग मार्च के और फरवरी के महीने में थे तो नो डाउट भारत में काफी कमी थी फेस मास्क की, उसके कारण मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया था करीबन 20 या 21 मार्च को कि एक्सपोर्ट को बैन किया जाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर प्रोडक्शन हो चुका है और आवर कंट्री इज नाउ कैपेबल टू एक्सपोर्ट, देयरबाय क्रिएटिंग अ between a domestic as well as international market। तो रिव्यू कि अगर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके ये जो 30 जून तक शायद एक्सपोर्ट को बैन किया गया है, उसको अगर आप प्रीपोन कर देते हैं कुछ 1-2 सप्ताह के अंदर में, तो मुझे लगता है उससे हमारे लघु उद्योग जो भी है एमएस, क्योंकि बहुत सारे लघु उद्योग वाले लोग भी हैं जो फेस मास्क बना रहे हैं इंडिया लेवल पे, आई थिंक उनको एक अच्छा एज मिलेगा इसे एक्सपोर्ट में। उसके सिवाय N95 की जहां तक बात है, N95 जो मैं जानता हूं कि नियोस अप्रूव होता है, जो कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है नियोस, उसके थ्रू अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस की ही यहाँ मान्यता दी जाती है इन नॉर्मल केस, ठीक है, जो कि इंडिया में केवल 2 कंपनी ही नियोस अप्रूव्ड है, जिसमें कि एक तो है विनस और दूसरा है मैग्नम। बाद बाकी सभी कंपनियों को यहाँ मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि बाकी सब कंपनियों को, जो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिट्रा हो, डीआरडीओ हो, अगर इन सबों के मापदंड के हिसाब से यहाँ के मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, जो कि एमएसएमई मैन्युफैक्चरर ही होंगे, तो इनको टेंडर्स में ही ऐसा निकाल दिया जाए कि हाँ भाई अगर सिट्रा या डीआरडीओ के द्वारा ये N95 अगर अप्रूव्ड है, तो मुझे लगता है कि एमएसएमई के यूनिट्स को मार्केटिंग करने में काफी सुविधा होगी और ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा और इट कैन डायरेक्टली बी हेल्पफुल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल द एमएसएमई,
based in the state rather than only in the state, whole India as well. Thank you. थैंक यू। एक और बार मैं अनुरोध करती हूँ सबसे, प्लीज समय का ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ कई वक्ते हैं, सबको समय मिलना चाहिए। तो आगे जाते हैं। बिपिन सावला जी, प्लीज आप अपनी बात रखिए। बिपिन सावला जी। थैंक यू वेरी मच मुझे ये समय देने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं बातें शेयर कर सकूं। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और मैं 20 सालों से यहाँ पे भिवंडी में जो पावर लूम सेक्टर है, 24 लूम से लेकर 10,000 लूम जो चलाते हैं, उनके साथ में मेरे क्लाइंट्स हैं, तो उनका मुझे इंश्योरेंस और फाइनेंस के बारे में जो दिक्कतें मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंस के बारे में जो दिक्कतें हैं पावर लूम सेक्टर के लिए हमारे सरकार की एक पॉलिसी रही है बहुत सालों से कि एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सरकार की एक पॉलिसी ऐसी रही है कि जो लूम्स, ऑटोमेटेड लूम जो इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, मगर मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे पावर लूम इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स है जो ऑटोमेटेड लूम्स इंडिया में बना रहे हैं, मगर उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो उसको प्रमोट करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, जहां तक मैं बात करूंगा भिवंडी की, भिवंडी में जैसे शिरीष चावरा जी ने भी पहले बताया था कि पावर लूम सेक्टर में 80% जो यहाँ पे पावर लूम वाले हैं वो छोटे छोटे यूनिट रखते हैं, 24 लूम, 48 लूम, 60 लूम, 70, 80 लूम के, और वो जॉब वर्क करते हैं किसी की। उनको फाइनेंस नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन के ऐसे स्कीम चालू किया है, मगर वो मुद्रा लोन भी उनको नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंटेशन हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के लिए कुछ करना चाहिए कि वो 15 से 20 लाख या 25 लाख, 30 लाख रुपए का एक वर्किंग कैपिटल का लोन पावर लूम के यहाँ पे जॉब वर्क करने वालों को प्रोवाइड कर सके विथ इजी डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रेडिबिलिटी उनको मिले। तीसरी बात, यहाँ पे पावर लूम में भिवंडी में कम से कम 80% पावर लूम ऐसे होंगे जो पतरा शेड में काम करते हैं, और छोटे छोटे यूनिट्स की इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बहुत कम है भिवंडी में। यहाँ पे कभी भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पहल नहीं की कि जहाँ से पावर लूम ओनर्स को या जॉब वर्कर्स को ये एजुकेट किया जा सके कि आप सोलर का यूज करिए। सोलर पैनल का यूज करने से वो आत्मनिर्भर होंगे। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का बात है, कम से कम उनका जो वन फेज, सिंगल फेज का रिक्वायरमेंट होता है लाइट का, उसके लिए। दूसरी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कभी ऐसा माहौल कंडीसिव बनाया नहीं कि कोई कोऑपरेटिव सेक्टर के ऐसा काम किया जा सके, या कोई यहाँ पे जो पावर लूम ओनर जितने भी उनकी कोई यूनिटी बन सके और अपनी डिमांड्स को अच्छी तरह से प्रॉपर फोरम के थ्रू बढ़ाया जा सके। मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना कि वो लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी कोई फोरम भिवंडी में नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, भिवंडी के जो पावर लूम ओनर्स है उनकी भी है कि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, और अगर कोई एसोसिएशन वगैरह बनाया गया है तो उसको इतना मजबूत नहीं बनाया गया। और एक बात जो मैं आखिरी बोलना चाहता हूँ, मैं समय कम लूंगा, आखिरी बात ये है कि मैंने ये भी देखा है कि जब कोई ऑटोमेटेड लूम इंपोर्ट करता है भिवंडी में और उसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है थ्रू बैंक लोन्स, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर बिलिंग करते हैं और उस मशीनरी की जो कॉस्ट होती है उससे ज्यादा बिलिंग करके आता है, और फिर उसका एडवांटेज वो जो ओनर है वो ले लेता है ऑटोमेटेड। अब ये सभी को पता नहीं होता है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि इसको रोका जाए और जो पैसा वहां पे जा रहा है उसको डाइवर्ट किया जाए, जो छोटे छोटे पावर लूम यूनिट वाले हैं उनको पैसा मिलना चाहिए इसके बाद। और रही बात, आखिरी बात इंश्योरेंस से रिलेटेड बताता हूँ, 2010 से भिवंडी के जितने भी पावर लूम सेक्टर से जुड़े हुए उद्योग है, मिल हो, ये सारे मिल्स को जो इंश्योरेंस का प्रीमियम लगता है बहुत ज्यादा लगता है। बहुत बार हमारा IRDA को रिप्रेजेंटेशन करने के बावजूद यहाँ की कंपनियां ये प्रीमियम को लेवल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आ रही। भिवंडी के बाहर प्रीमियम बहुत ही रीजनेबल होता है और भिवंडी में प्रीमियम बहुत ज्यादा लगता है फायर इंश्योरेंस का, तो उनको इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भिवंडी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जहाँ तक इंश्योरेंस की बात। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। धन्यवाद, धन्यवाद विपिन जी। अभी हम आगे जाते हैं। पुरुषोत्तम वंग जी, पुरुषोत्तम वंग, एक मिनिट, अनम्यूट करून बोला, अनम्यूट करून बोला। आगे जाते हैं।
प्लीज आप अपना नाम रीनेम करिए, गैलेक्सी A50 वगैरह ऐसे लिखा है तो पता नहीं चलता कौन है, प्लीज रीनेम करिए। वंगा साहेब तुमचा म्यूट करा ना, माइक म्यूट करा, खाली लेफ्ट साइडला असेल बघा ना। हॅलो हॅलो, एक मिनिट मैं आला आवाज आला ना? हो, बोला तुम्ही। हा, सगळ्यांनी हॅलो, सांभाळून बोला प्लीज, थँक्यू। हा सर्वांना जेवढे आज या तरुण भारत तर्फे जी आज हे आयोजन केलेलं आहे त्याबद्दल मी तरुण भारतला अभिनंदन धन्यवाद देतो। आणि जेवढे माझे सहयोगी आलेले, मी जरा उशिरा जॉईन झालो टेक्निकल प्रॉब्लेम मुळे, सर्वांना माझा नमस्कार। शिरीष तावरे साहेबांना नमस्कार। आता लगभग सर्वांनी बोला प्लीज, हिंदी में हिंदी, अच्छा। अभी तक जो है ना, जैसा भी टावरे साहब है, दूसरे लोगों ने हमारे भिवंडी इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, मैं ज्यादा देर नहीं लेते हुए अभी हमारे एक सहयोगी ने बताया भिवंडी के अंदर 80% जॉब वर्क जो है, ये बात सही है, उनको वर्किंग कैपिटल के मिलता नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको, ये बात भी सही है। इस वक्त जो पिछले 2 महीने से जो है भिवंडी में बंद है, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर शिकार यानी कि नुकसान का जॉब करने वाले जो मास्टर वेयर से रॉ मटेरियल लाकर कपड़ा बना के देते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ हुई है। उसके बारे में मैंने बैंकों के अंदर कई दफा मुद्रा लोन के तहत मैंने खुद जाके कोशिश किया, लेकिन जो भी बैंक में जाते हैं ना, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो टारगेट पूरा हो गया या उनका हेड ऑफिस का जो टारगेट है वो पूरा हो, इस तरह का जवाब देते हैं। तो इस बारे में मैं पिछले पावरलूम डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मैं पिछले 2 साल से चेयरमैन रहा हूँ उससे, और मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। और आज हमारा भिवंडी पद्मानगर पावरलूम व्यूअर्स एसोसिएशन के माध्यम से मैं पिछले 25 साल से काम करता हूँ। जैसा भी हमारे सहयोगी ने भी ये भी बताया, इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जैसा लघु उद्योग के बारे में जैसे SSI सर्टिफिकेट लगता है, तो उसके बारे में मैं थाना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बातचीत करके ना 2-3 प्रोग्राम मैं हमारे एरिया में भी लगाया और गांव में भी लगा के लोगों को बुलाया कि ये ऑनलाइन लेना बहुत जरूरी है करके। तकरीबन मैं 60 लोगों को इनविटेशन भेजा, तो ओनली कुछ 10-15 आदमी आए, और उसमें से भी कई लोगों के कागजात की कमी की वजह से 2-4 लोगों ने लिया, बाकी लोगों ने हम लोग बाद में लेते हैं। तो इस तरह कुछ अवेयरनेस की कमी है। अभी हमारा एसोसिएशन के माध्यम से मैं ज्यादा करके काम करता हूँ। और रही बात इस दिन में, अभी जो गवर्नमेंट में अभी सबसे पहले आज जो ये कोरोना वायरस के वजह से पूरा भारत देश बंद है, कपड़ा उद्योग बंद है, सबसे प्रायोरिटी मैं इस बात का करता हूँ, जिनका भी जो पावरलूम टेक्सटाइल संबंधी बैंक में कर्ज लिया होगा, तो उनको आने वाले आज मार्च अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर तक 6 महीने उनका इंटरेस्ट पूरा माफ करना चाहिए, डेबिट नहीं करना चाहिए। साथ साथ में हमारा पावरलूम के अंदर जो टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड के तहत जिन्होंने भी लोन लिया है, तो उसके इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट भी माफ करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये उद्योग चलेगा नहीं। माइग्रेन जो उत्तर भारतीय बिहार झारखंड जो कारीगर गए हुए उनको आने में भी और भी 2-3 महीना लगेगा। साथ साथ में हमारा भिवंडी का जो मार्केट है, बॉम्बे के अंदर तांबा काटा मुलजी जटा मार्केट का है, तो वो भी रेड जोन में है। मैं अभी 4-5 दिन पहले सीएम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमको दोपहर में 2-3 घंटे का भी वो वहां का यार्ड बाजार कपड़ा बाजार चालू करने की दे दे, तो उसको गति आएगा करके मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ। सबसे पहले तो ये अभी मैंने जो बताया कि बैंकों के अंदर हमारा सीसी अकाउंटों में, और दूसरा को लोन अकाउंट टेक्सटाइल पावरलूम वालों का हो गया या जॉब वर्क वाला है, उनको कोई भी इंटरेस्ट अभी 6 महीने डेबिट नहीं करना चाहिए। साथ साथ में अभी हमने और भी कुछ लिख कर भेजा हुआ, कम समय है, मैं अभी बताऊंगा नहीं, आप चाहिए तो आपको तरुण भारत को लिख के मैं हमारी जो भी सजेशन से लिख के भेजूंगा। और भिवंडी के ये जॉब वर्क वाले जॉब वर्क वेयर के बारे में ना सरकार को अभी जो अब आत्मनिर्भर पॉलिसी और कल कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया कैबिनेट के अंदर, वो अभी आज मैं देखा नहीं है, देख लूंगा, और उसके अंदर जो भी जरूरत हमको लगेगा कि पावरलूम के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पूरे भारत देश के अंदर 24 लाख पावरलूम है और महाराष्ट्र के अंदर 12 लाख पावरलूम है, और उसमें से 6 लाख पावरलूम
हमारे भिवंडी के अंदर है। डेली 90 करोड़ का टर्नओवर है और इसमें एक्सपोर्ट के अंदर भी हमारा 65% का हमारा योगदान है। साथ साथ में साल भर में की कम से कम 25 से लेकर 30 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी वंग जी। आगे जाते हैं। एक दरख्वास्त है, जो पॉइंट्स पहले आ चुके हैं यदि वही समान हो तो प्लीज वो रिपीट ना करें। अभी अशोक जैन जी प्लीज आप अपनी बात रखिए। अशोक जैन जी। अशोक जैन जी, हमने आपको अशोक भाई किया है, प्लीज बात करिए। अनम्यूट कीजिए ना वो माइक का बटन। अशोक भाई नीचे वो जो माइक का बटन है उसको अनम्यूट करिए आप। हेलो। हाँ हेलो, हो गया हाँ बोलिए। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं विवेक साप्ताहिक का आभारी हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। विषय ऐसा है कि अभी आज की तारीख में भिवंडी की जो समय, भिवंडी में मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ और मेरा खुद का डाइंग यूनिट है। उसमें हमारे पास में 250 वर्कर थे, लेकिन आज की डेट में सब फैसिलिटी देने के बाद में भी सिर्फ हमारे पास में अभी 50 वर्कर बचे। तो हम लोग 30% कैपेसिटी पे फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, लूम्स का भी यही पोजीशन है। तीसरे, हमें जो भी पावर लूम के जो प्रॉब्लम्स है टोरेंट वगैरह के, सिर्फ यूनिट के ऊपर बिल दिया जावे और उसके ऊपर डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर एक सर्क्यूलर जारी करना चाहिए कि भाई जितने यूनिट चले उतना ही पावर का पैसा लेना चाहिए। जो दूसरे फिक्स चार्जेस है वो हमेशा के लिए ये 2-3 महीने के लिए उन्होंने कट डाउन करने चाहिए। तीसरी बात है कि भारत के अंदर कृषि के बाद में सबसे ज्यादा व्यवसाय देने वाला कोई क्षेत्र है तो वो टेक्सटाइल क्षेत्र है। 1947 से लगा के 2020 तक अभी तक जैसे कृषि के अंदर भारतवर्ष के अंदर 63 यूनिवर्सिटीज है, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर एक आध या दो मुश्किल से अपने पास में यूनिवर्सिटीज है। जब तक टेक्सटाइल में नई यूनिवर्सिटीज भारतवर्ष के अंदर नहीं आएगी तब तक अपन, जैसे आज भी हमारे पास में जो ऑटोमेटिक लूम आ रहे हैं वो जापान से टोयोटा, पिकानोल, सुल्जर, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। आज विश्व का द्वितीय नंबर का देश जनसंख्या में देश होने के बाद में भी आज हम दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से मेरी नम्र विनती है कि हमारे देश के अगर वस्त्र उद्योग जो द्वितीय नंबर का व्यवसाय देने वाला है उसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें भारतवर्ष के अंदर हर राज्य के अंदर टेक्सटाइल की यूनिवर्सिटियों की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास में हर क्षेत्र में साइंटिस्ट है, जैसे टेक्सटाइल के भी कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिक भारत देश में होंगे तो भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग है उसको हम विश्व में सबसे ऊपर लेके जा सकते। 2013 से लगा के 2018 तक भारत का जो एक्सपोर्ट था वो तो 36 मिलियन का था और अभी 2019 से 2020 में वो सीधा 21 मिलियन पे आ गया है। और जब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा कपड़े की डिमांड आएगी नहीं। तो भारत सरकार ने जो पहले हमें इंसेंटिव दे रहे थे 10 या 12%, वो इंसेंटिव को फिर से शुरू करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब कपड़े की डिमांड आएगी और कपड़े की डिमांड आएगी तो इंडस्ट्री वाले सभी जन, यानी फ्रॉम स्पिनिंग मिल टू गारमेंट, सभी जन पैसे कमा पाएंगे। और जब तक इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर इस बिजनेस के अगर इनकम नहीं रहेगी तो फिर लोग दूसरी ओर डाइवर्ट करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, कुछ आइटम ऐसी है जो इंपोर्ट होकर यहाँ पर आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं 30 विस्कोस की बात कर रहा हूँ जिसका इंडियन स्पिनिंग मिल का रेट 200 रुपीज पर किलोग्राम और वही इंडोनेशिया और चाइना से आता है, उसकी 180 रुपए में कीमत है। अगर भारत देश की हमें स्पिनिंग मिल को बचाना है तो हमें जो इंपोर्ट माल आ रहे जो यहाँ पर डंपिंग हो रहे और उसकी वजह से भारत की जो स्पिनिंग मिले बंद होने के कगार पे, तो भारत को जो बाहर से इंपोर्ट माल आ रहा है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल के उनको बंद करके भारत के जो व्यवसाय स्पिनिंग के उनको बढ़ाने के लिए, उनको जिंदे रखने के लिए हमें भारत के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और इंपोर्ट जो भी आ रहा है उसके ऊपर हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी डालनी पड़ेगी। बस इतना करके मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अशोक जैन जी। संजीव चिरानिया जी। हाँ नमस्कार, मैं भिलवाड़ा से बोलता हूँ, संजीव चिरानिया। यहाँ पे मूलतः शूटिंग का काम है
जिसमें यार्न, वीविंग, प्रोसेसिंग और दूसरे इससे रिलेटेड सारे काम है। मैं कहना चाहता हूँ कि श्रमिक क्लाइंट जैसे देश भर से हुआ है वैसा ही भीलवाड़ा से भी हुआ है। ये समस्या सभी जगह समान है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक ऑनलाइन श्रमिक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम चालू किया है, जिसमें जो बाहर से पलायन करके यहाँ लोग आए हैं या आसपास के जिले में या इस जिले में आसपास के जिलों में आए हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो यहाँ रहना चाहते हैं, यहीं पे रहना चाहते हैं, वो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सके, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप भी अपने लेवल पे ये चीज कर सकते हैं। इससे यहाँ जो लेबर माइग्रेट होके आई है उसका लाभ मिलेगा। एक दूसरा अभी विषय आया था कि जो लॉकडाउन पीरियड था उसकी सैलरी का, तो इसमें एक अभी पंजाब के अंदर डिसीजन हुआ था कि किसी पुलिस अधिकारी ने करवाया था कि करीब 2,500 रुपए 3,000 रुपए ऐसा जो है पर मंथ का डिसीजन, वैसा एक डिसीजन हमारे यहाँ भीलवाड़ा भी हुआ है कि लगभग 45-50 दिन का 4,000 रुपए प्रति श्रमिक का जो कलेक्टर ने अपने साथ में बैठ के श्रमिकों के जो नेता थे वो और इंडस्ट्रीज के जो पदाधिकारी थे उनको साथ में बैठा के 4,000 रुपए का वो डिसीजन कराया था। तो इस तरह का एक वो गाइडलाइन सभी जगह काम कर सकते हैं, जहाँ कोई डिस्प्यूट की या जहाँ कोई ऐसा समस्या आती है वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। बात का स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित कुछ चीजें थी जो मेरे शांतिलाल जी बालर ने अभी बताई है, वो बिजली के यहाँ फिक्स चार्ज है, न्यूनतम शुल्क है, वो रिपीट नहीं करना चाहूंगा मैं। सोलर क्रेडिट नहीं मिल रही है हमें, वो सारी चीजें वो सेम है। हमारे भीलवाड़ा भी वो चीजें लागू होती है, हमारी भी राज्य सरकार से डिमांड समान ही है। एक कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने श्रम कानूनों में छूट दी है, यूपी गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने। हम भी चाहते हैं कि ऐसी छूट मिलनी चाहिए। एक थोड़ी सी छूट राजस्थान गवर्नमेंट ने दी थी, वापस ले ली है 8 घंटे का 12 घंटा करने का। तो ये छूट की अभी इंडस्ट्री को सख्त आवश्यकता है, सभी स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, हम भी बराबर मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ESI-PF में 90% से जहाँ 15,000 रुपए से कम का 90% का लेबर है, उसके अंदर ESI-PF 6 महीने के लिए छूट दी है, जमा नहीं कराना है दोनों पक्षों को। तो हमारा ये मांग है, उसमें गवर्नमेंट को हमने भेजा प्रतिवेदन कि ये जो इसमें 15,000 में 90% वाला जो है वो हटाना चाहिए, इसको बढ़ा के जो है वो आप ऐसी जगह करें जिसमें ज्यादा इंडस्ट्री आ सके। इसमें बहुत कम इंडस्ट्री आ पा रही है, तो इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा एक चीज अभी हुआ है, इंश्योरेंस कंपनियों ने पिछले साल लगभग 8-10 महीने से अपना जो प्रीमियम है वो कई गुना बढ़ा दिया है। वो जो है वो जस्टिफाइड करना चाहिए। मेरा बाकी चीजें रिपीट करने का फायदा नहीं, वो चीजें हैं। मैं संजीव श्राणिया भीलवाड़ा से लघु उद्योग भारती का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। ज़हीद मुख्तार जी, ज़हीद मुख्तार जी, या हेलो, हाँ मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। प्लीज बेसिक पॉइंट्स जो रेपिटेटिव है वो ना बोल के जो अलग पॉइंट्स है वो प्लीज बोलिए। थैंक यू मैम। पहली बात तो ये मेरा बोलना है, हेलो जी 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 बोलिए। पहली बात ये बोलना है कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, आप पहला जो किसानों को आपने अन्नदाता कहा, लेकिन हम वस्त्रदाता, हम कपड़ा पहनाने वाले दाता है। तो इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का किसी का ध्यान नहीं है। अभी 2017-18 में GST लगा था हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों का GST का पैसा अभी तक रिफंड नहीं दिया गया, और ऊपर GST के ऊपर हमारे ऊपर 18% ब्याज लिया गया हमसे। हमारा पैसा हमको ही ब्याज देना पड़ा मैडम। हमारा बोलना ये है कि सरकार इस इंडस्ट्री को क्या देना चाह रही है। और हम पहला दुनिया में ऐसा कानून मैंने देखा है कि हमारा पैसा हमको ब्याज भरना पड़ा 18%। और दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए कि जो आपने किसी ने कहा सोलर पावर का सिस्टम लगाना चाहिए। सोलर पावर का सिस्टम लगाने के लिए हमको अगर 1 यूनिट के ऊपर लगाना पड़ेगा तो 18 से 20 लाख रुपए 1 यूनिट पे लगेगा, 24 रूम पे। इतना पैसा पावर रूम वाले के पास नहीं है। और दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि आपने हमेशा अन्नदाता को देखा, लेकिन वस्त्रदाता को आपने कभी नहीं देखा। ये सेक्टर जो है सबसे ज्यादा रोजगार देता है, आपको भी पता है, सबको मालूम है। लेकिन सरकार ने हमेशा एक ही सेक्टर के तरफ ध्यान दिया, दूसरे सेक्टर के तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं सरकार का इससे तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 1999 में एक बार हमारी पावर बिल माफ की गई।
आज 20 साल का अरसा हो गया, हमारी अभी तक कोई पावर बिल माफ नहीं की गई। हमारा MATCL का एरियस अभी तक कोई हमारे आंख पे चढ़ा हुआ है, और हमारा जो है पावर बिल तकरीबन हमारे पावर लूम जो है यहाँ से अदर स्टेट में जा रहे हैं। वहाँ की सरकारें जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अच्छी फैसिलिटी दे रही है, इसलिए हमारे पावर लूम उठ के वहाँ चले आ रहे हैं। अभी देखने में आ रहा है चाइना से हम पावर लूम जो एयरजेट सोल्जर लूम लाते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडी देती है और जो भी है हमें लोन देती है। लेकिन हमारे पावर लूम जो प्लेन पावर लूम है उसके ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं है। सब में ज्यादा रोजगार प्लेन पावर लूम पे होता है और सब में अच्छा कपड़ा प्लेन पावर लूम पे होता है, लेकिन सरकार का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने इतना पैकेज दिया, लेकिन वस्त्रदाता को कोई पैकेज नहीं दिया है। मैंने देखा है ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी बयान अभी तक, स्मृति ईरानी हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर, अभी तक कोई बयान इसके ऊपर नहीं दी। हमने कभी नहीं देखा उनको। उनका एक बयान है कि हमने कोई पावर लूम वालों को, टेक्सटाइल को पैकेज देने की जरूरत नहीं है। हमने कोई पेपर में पढ़ा था। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब मेरा रोजगार देने पीछे क्यों जा रही है? बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है। चाइना जो हमारा जो हम जिससे माल खरीदते हैं, हम उसको पैसा देते हैं, ये हमारे खिलाफ हथियार खरीदता है। आपको तो साफ तौर से बोल रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट की डबल पॉलिसी चल रही है। चाइना को मजबूत करते जा रही है, चाइना हमारे खिलाफ हथियार खरीदता जा रहा है, लेकिन चाइना को मजबूत करने की बात कर रही है। बांग्लादेश भी अभी मजबूत कर रहे हो तुम। बांग्लादेश भी ऐसी कल को खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान की तरह। मैं साफ तौर से कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि हमारे देश का जो कपड़ा हो, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट ये है ना बाकायदा ना, हमारा पैसा हमारी सब कुछ होने के बाद वो चाइना लेके हमारे जो कपड़े का पैसा लेके जा रहा है, ज्ञान का पैसा लेके जा रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। वो काम हम क्यों नहीं कर सकते मैडम? हमारा बोलना ये है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का जो लोकल जो है प्रोडक्ट होगा उसको चलना चाहिए, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो कपड़ा जो है पूरी दुनिया में जाए, और जो है वो जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए। और यहाँ पे जो पूरे दुनिया में हमारे कपड़े जाने चाहिए, हमारी ये सरकार से मांग है। और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे पावर बिल जो है अदर स्टेट में जो है, पहले तेलंगाना जो है और MP है, राजस्थान है, जहाँ जहाँ जो स्टेट में जो पावर लूम को बढ़ावा देने की कोशिश की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उस तरह इस पावर लूम सेक्टर को बढ़ावा दे और हमारे मजदूरों के लिए खास तौर से ध्यान रखे इस पे। मैं इसके साथ 2 अल्फाज खत्म कर रहा हूँ। तरुण भारत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें सुना। और ये पॉइंट की बात ये है कि हमारे हम जो है वस्त्रदाता, इसके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं कभी गवर्नमेंट ने। हम आपकी तरफ से ध्यान देना चाहता, हम वस्त्रदाता है, हमने लोगों को कपड़ा पहना है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहते। धन्यवाद। धन्यवाद जी। स्नेहल लोंढे जी, थोडक्यात ठेवायचं प्लीज आपला मुद्दा थोडक्यात सांगा आणि जे उशिरा आले त्यांनी प्लीज आपला परिचय देऊन मग पुढे बोला। स्नेहल जी, हॅलो, हाँ, हॅलो स्नेहल जी, नहीं आवाज स्नेहल मैडम, हाँ बोला बोला। मी देवानंद लोंढे बोलतोय, स्नेहल लोंढेंच्याकडून। आम्ही पयोद इंडस्ट्री नावाने एक छोटी इंडस्ट्री ग्रामीण भागामध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करण्याच्या नावावरती गेले 10 वर्षापासून काम करतोय। बेसिकली आम्ही ग्लोव्स बनवतोय आणि तो एक्सपोर्ट टू जापान। यदि हिंदी में बात करेंगे तो अन्य जो प्लीज ग्लोव्स बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान और सभी कारपोरेट जो बेसिकली होटल इंडस्ट्रीज को। ये रूरल में कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप का जो काम हम पहले 10 साल से कर रहे हैं। ये 2-3 सवाल नहीं, मेरे सुझाव है ऐसे कि इस पर मैं ये थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ और इस पर ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची विवेक परिवार की तरफ से, तो मैं ये करता हूँ कि ये है कि आजकल सब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के नाम पर जो 100 to 200 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट्स की बात करें, एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो क्यों नहीं ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो हम अगर टेक्सटाइल सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और वो जनरेट करते समय टेक्सटाइल्स का स्किल वर्कर बनाने के लिए जो बिजनेस पर्सन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको ट्रेनिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम जो मनरेगा का जो 200 डेज का एश्योर्ड रोजगार का जो कार्यक्रम है, वो अगर हम स्किल इंडिया के साथ जोड़ के ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ अगर हम जोड़ पाते हैं तो थोड़ा सा जो बर्डन जो है उसको ऑनरियम और
जो पेमेंट देने का वो बर्डन कुछ समय के लिए इंडस्ट्री पर कम आएगा। तो इस पर ये बात गवर्नमेंट में कुछ सोचना चाहिए कि उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम भी जोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम एमएनसी कंपनीज और जो भी कारपोरेट कंपनी से काम करते हैं तो उनका पेमेंट का शेड्यूल है 30 डेज एंड प्लस। जहाँ तक कि जो एसएमईज है, स्मॉल कंपनीज है, कि वो आज की तारीख अभी कोरोना के ये सभी लॉकडाउन के कारण तो मटेरियल मिलना मुश्किल हो गया है कि मार्केट में सीधा पैसे दे के ही मटेरियल खरीदना पड़ रहा है। लेकिन जब हमें सप्लाई की बात आती है तो उसको 30 डेज, 40 डेज और 50 डेज, 60 डेज पर रुकना पड़ता है। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए कि इमीडिएटली पेमेंट ऑन डिलीवरी तक अगर वो मिल जाता है तो छोटी कंपनी को उसका फायदा होगा, सर्वाइवल हो जाएंगे। तीसरी बात जो आ रही है कि हम हैंड ग्लोव्स बना रहे हैं और आज के तारीख में सभी इस कोरोना पेंडेमिक में सब नाइट्राइल और लैटेक्स ग्लोव्स की बात सभी चेक कर रहे हैं और कॉमन मैन भी, जिसके जो आइसोलेशन वार्ड्स में पैरामेडिकल वर्कर्स जो ग्लोव्स पहनना चाहिए उनको ग्लोव्स वो लैटेक्स और नाइट्राइल ग्लोव्स नहीं मिल रहे हैं और बाकी लोग सब ग्लोव्स की बात कर रहे हैं और पहनने की बात कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं और वो पहनना चाहते हैं। एक तो है कि जो नाइट्राइल लैटेक्स ग्लोव जो है कि वो 8-8, 10-10 घंटे पहनने के बाद जो बॉडी पर जो ईसिंग आ रहा है, जो पसीना आ रहा है, उसके वजह स्किन के प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्यों नहीं जैसे कॉटन मास्क की भी जो हम यूज कर रहे हैं कि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखते समय हम कॉटन मास्क यूज कर सके, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो है कि एक दूसरे पे चिड़कना न जाए। तो ऐसा ही कुछ प्रावधान हो सके कि जो अभी सैनिटाइजर जो हम ज्यादातर के यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, कि उसकी जगह हम अगर कॉटन मास्क, वॉशेबल ग्लोव्स अगर यूज कर सके, ये भी मैसेज अगर कहीं गवर्नमेंट की तरफ से लोगों तक जाएगा तो ग्लोव्स बनाने वाली फैक्ट्री ज्यादा लग जाएगी, कॉटन ग्लोव्स बनाने वाले लोग ज्यादा आ जाएंगे, छोटे एसएमईज बढ़ जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट्स भी बन जाएंगे। आज की तारीख मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं कि जो लार्ज स्केल पर हैंड ग्लोव्स बना रहे हैं। एक्सपोर्ट्स मार्केट यूरोप एंड अमेरिकन और साउथ एशियन में काफी सारा इसका एक्सपोर्ट मार्केट होते हुए भी कि बाहर इंडिया से बहुत कम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए। बस मुझे विवेक परिवार ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। अमोल जी, सर तुम्ही बोलता। हेलो। हाँ, झाले का सगळे? हो। हाँ हाँ, मैं आज मैं सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत से कुछ विषय हम यहाँ निकले हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी कुछ नए विषय यहाँ निकले हैं। ग्रामीण व्यवस्था में भी टेक्सटाइल कैसी जा सकती है, यूपी में भी जो कैसा सोच रहे हैं उसके बारे में भी आप हमको पता चला। सभी का मैं एक धन्यवाद देता हूँ। और विवेक परिवार के जो संबंधित हमारे लोग हैं वो छोड़कर, और सचिन कुलकर्णी तुम्ही जरा थांबा, बाकी सगळे आप लीव कर सकते हैं। धन्यवाद विवेक की ओर से। रुचिता। थैंक यू। विवेक परिवार के लोग सिर्फ रहे, बाकी आणि सचिन कुलकर्णी ना थांबा। सचिन कुलकर्णी जी। हाँ तो थैंक यू एवरीबॉडी। अभी भी हम लोग बाकी के वी कैन मीट अमोल जी और रवि जी आपके साथ संपर्क में रहेंगे, ताकि आगे आपकी जो बात है वो लेख के रूप में आपसे ले सकें। धन्यवाद। हॅलो, एक्झिट नाही होत त्यांना मी हे करू। संजीव जी, शिरीष जी। शिरो मैडमचा आवाज येत नाहीये। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा? नाही अजून नाही। हेलो, तुमचा आवाजच येत नाही। मला व्यवस्थित नहीं, आपकी आवाज आ रही है। मुद्दाम करते। ठीक है, धन्यवाद। बोला बोला। एकच मिनिट।
ओके हो ओके डन डन शुभ जयंती ठीक आहे झालं सचिन हा बोला. हा नाही एक विषय आपला जो झाला होता तो आता ह्या सगळ्या चर्चेच्या अनुषंगाने मुळे जसं आता हॅलो तुमचा आवाज गेला होता मध्ये. ऐकू येतं का? हा आता इथं मध्ये गेला होता आवाज. हा ऐकू येतं. हा नाही आता फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये एक विषय झालेला आहे तो मी तुमच्याशी नंतर जरा सविस्तर बोलतो किंवा म्हणजे ही एक स्ट्रीमलाईन करण्याची संधी आहे. जे बिग प्लेयर्स याच्यामधले आहेत त्यांनी जर याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेतला आणि काही जणांच्याशी जर स्ट्रॅटेजिक अलायन्स केले आता इन्व्हेस्टमेंट करून किंवा हे करून आणि व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन करून किंवा हे करून जर इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये स्ट्रॅटेजिक पोझिशनिंग काही करता आलं तर तसा एक जरा विचार किंवा हे वगैरे करायला किंवा हे करायला पाहिजे. म्हणजे मला वाटत नाही की सरकार आता याच्यापेक्षा काही फार करेल किंवा हे करेल वगैरे वगैरे त्याच्यात नाही. तर विदिन इंडस्ट्रीज समजा असे काही जर इनिशिएटिव्ह निघाले तर त्याच्यावर जरा विचार करा. आपण जरा नंतर सविस्तर आपण त्याच्यावर बोलूया याच्यामध्ये. हा म्हणजे जे आता त्याच्यातले जे बिग प्लेयर्स आहेत त्यांनी जर सगळ्यांना आता काही हेल्पिंग हँड देऊन किंवा हे देऊन म्हणजे प्रत्येकाची कामाची ऑटोनॉमी ठेवायची पण त्यांना एका बिग पिक्चर मध्ये आणायचं ते पुढच्या काळामध्ये स्ट्रॅटेजिक याच्यामध्ये असा एक विचार करता येण्यासारखा आहे. आणि दुसरा मगाशी तो ज्यांनी जो विषय मांडला होता तो आपली जी चर्चा झाली होती की जिथे जिथे कापूस उत्पादन करणारे जो एरिया आहेत तिथे तिथेच त्याच्यावर प्रोसेसिंग करून किंवा हे करून त्याचे जर प्रॉडक्ट्स काढून त्याचे जर चेन ह्याच्यात हे केली तर त्याच्यावरही तुम्ही विचार करा आणि त्याच्यावर एकदा आपण पुन्हा चर्चा किंवा हे करूया. हा चालेल आपण बोलूया दोन्ही विषयावर जरा बोलूया. आणखी कोणाला काय बोलायचं आहे का त्यांच्याशी? महेश किरण? नाही काही नाही. मी फक्त एक सारांश म्हणून सांगतो जे ऐकलं ना सगळ्याच्यामध्ये सारांश म्हणून सांगतो. मोस्टली कसं की इथे SME MSME यांचं रिप्रेझेंटेशन मॅक्सिमम होतं. करंट बिझनेस बरोबर जास्त असोसिएटेड आहेत आणि त्यांना इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट त्यानंतर वॉटर बेनिफिट म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कडनं सपोर्ट पाहिजे आणि मॅन पॉवरच्या सॅलरीमध्ये गव्हर्नमेंट कडनं काहीतरी फायनान्शियल सपोर्ट पाहिजे. असं एकंदरीत चित्र हे वर्षानुवर्ष टेक्सटाईल मध्ये सुरू आहे. त्यामुळे नवीन काही पॉईंट नव्हता त्याच्यामध्ये. फक्त COVID-19चा तो ऍडिशनली ते फायदा घेत आहेत असं मला वाटलं. दुसरी गोष्ट मॅन पॉवर जो आहे आता बाहेर गेलेला माणूस तो परत येईल नाही येईल याची काही शक्यता नाहीये. पण लोकलीच आपण स्किलिंग किंवा रिस्किलिंग करून हे सगळं सुरू करायला पाहिजे. नाशिकमध्ये असा पॅटर्न त्यांनी सक्सेसफुली राबवलेला आहे तिथल्या MIDC मध्ये आणि चालू आहे व्यवस्थित. आणि कोल्हापूरमध्ये पण असं करतायत सध्याला ऑलरेडी. कोल्हापूरच्या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये इचलकरंजी कोल्हापूर या सगळ्या भागामध्ये ऑलरेडी ते इफेक्टिव्हली करतायत सध्याला. म्हणजे सगळी गावाकडची मुलं बोलवून त्यांचे इंटरव्ह्यूज वगैरे घेऊन आणि पंतप्रधान योजना आहे PMPMY म्हणून एक योजना आहे ज्याच्यामध्ये जे आता कोणीतरी सांगत होतं लॅटेक्स वाले म्हणजे नायट्राइल ग्लोव्ज वाले सांगत होते आता तसं ऑलरेडी टेक्सटाईल मध्ये ती योजना आहे. आणि ती योजना जी आहे नवीन रिक्रुटमेंटला असते ती 8 ते 9 महिने चालते आणि त्याचा सगळा जो खर्च असतो तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया देते. त्यामुळं याचा लाभ सगळ्यांनी घ्यावा आणि माणसांसाठी म्हणून मग वाट बघत बसू नये हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यांना कम्युनिकेट करणं गरजेचं आहे. तिसरी गोष्ट UP मध्ये जसं त्यांनी सांगितलं तसं अतिशय अग्रेसिव्हली काम सुरू आहे आणि मी पण माझे तिकडे बरेचसे कॉन्टॅक्ट आहेत. माझ्या IITचे क्लासमेट्स वगैरे तिथे आहेत सगळ्या वेगळ्या विभागामध्ये. त्यामुळे तिकडचे वर्कर्स अगदी जे कमिटमेंट देऊन गेलेले आहेत ना आणि ज्यांच्या पगारामध्ये खूप मोठा फरक पडणार आहे ते नक्की परत येतील. अदरवाईज ते बाकीचे तिकडे जर चांगले मिळाले तर तिकडेच राहणार आहे. आणि आता टेक्सटाईलला लकीली असं झालेलं आहे की सगळ्या बाहेरच्या ज्या ऑर्डर्स आहेत म्हणजे बांगलादेश आणि साऊथ कोरियाच्या त्या इंडियाला डायव्हर्ट झाल्यामुळे ऍटलीस्ट आपल्याला सप्टेंबर-ऑक्टोबर पर्यंत टेक्सटाईलला चांगला टाइम आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्यांनी आत्ताच सगळं म्हणजे सक्षम होऊन सुरळीत करून आपल्या म्हणजे लाईनवरती गाडी आणली पाहिजे. आणि मग गव्हर्नमेंटकडनं हे अतिशय गरजेचं आहे की कुठेही रिलेशनशिप्स न बिघडवता कुठल्याही देशाबरोबर आणि कुठल्याही तिथल्या लायसनिंग एजन्सी बरोबर आपल्या देशाचं टेक्सटाईल तिथे प्रॉपरली पोझिशन करावं. पर्टिक्युलरली युरोप आणि अमेरिकेमध्ये की तुमच्या वाईट वेळेला ज्या देशाने हात उचलले पण आम्ही तुम्हाला सपोर्ट केला म्हणून तर मग पुढच्या सीझनला आपल्याला इंडियाला चांगले दिवस येऊ शकतात. नाहीतर मग परत आपण मागे जाऊ तोपर्यंत. हे थोडंसं अतिशय महत्वाचं आहे. हे पॉलिसी मेकिंग मध्ये आपल्याला कम्युनिकेट करणं गरजेचं आहे असं मला एकंदरीत वाटतं. आणि
अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या सगळ्या एवढ्या मोठ्या फोरम मध्ये पीपीई किट्स आणि फेस मास्क बनवणारा फक्त एकच व्यक्ती होती, म्हणजे एकच कंपनी होती. तर मग एमएसएमई मध्ये हे जास्त प्रमाणामध्ये आलं पाहिजे. आणि पर्टिक्युलरली जे महिला सक्षमीकरण आपण बोलत होतो, तर तिथे हे अगदी इझिली पॉसिबल आहे, कारण ते अल्टिमेटली गार्मेंटिंगच आहे. आणि एक फेस मास्क बनवणारी मशीन जी असते ती साधारणतः 20 ते 25 लाख रुपयाला मिळते सध्या. मग ते कुठल्याही डोनेशन मधनं उभं राहू शकतं आणि ते ग्रामीण विभागामध्ये तो चांगला उद्योग बनू शकतो. तर मग आता सध्याला मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे आणि इंडियामध्ये भयंकर तुटवडा आहे अजूनही N95 मास्कचा, पीपीई किटचा नाहीये, N95 मास्कचा भयंकर तुटवडा आहे आणि ते मस्ट आहे सध्याला. तर त्याच्यासाठी पण त्यांना बऱ्याच जणांना आपण सजेस्ट करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि शेवटचा मुद्दा म्हटलं तर गव्हर्नमेंटची वाट न बघता आपणच आपलं उभं राहायला पाहिजे, हे त्यांना सगळ्यांना म्हणजे समजावून सांगायला पाहिजे. आणि असं गव्हर्नमेंटकडनं कुठल्याही ऍडिशनल स्कीम किंवा ऍडिशनल बेनिफिट वगैरे येण्याची शक्यता खूप कमी आहे, हे अगदी क्लिअर आहे त्याच्या बाबतीमध्ये. आणि टेक्सटाईलला हे काही नवीन नाही आहे, त्यामुळे त्यांनी जास्त त्याच्यावरती हे करू नये आणि अल्टिमेटली त्याचा वापर करून एनपीए क्रिएट करू नये असं मला वाटतं. अजून काही विचारायचं असलं तरी विचारू शकता. ठीक आहे, नंतर बोलू आपण ते काय. ठीक आहे, ओके. मग मी लॉग आउट होतो. हो चालेल. थँक्यू. हा, तर मला आता असं वाटतं की काही विषय मी काढलेले आहेत आणि ते काही जणांनी आता या ज्या सगळ्या चर्चा चालल्या आहेत त्या चर्चेमधले आपले आपले विषय जरा पिकअप करून त्याच्यावर विचार करण्याची गरज आहे. त्याच्यामध्ये मी आता सांगतो की पल्लवी आहे का? पल्लवी आहे. पल्लवी हा, आहे. पल्लवी एक 3 विषय आता तू घे. म्हणजे इमिटेशन ज्वेलरीवर नोट बनवणं. आणि मुकेश शहानी जो एक विषय मांडला होता की सगळा याच्यात शेतीमध्ये जो हे करण्याचा विषय आहे तो तू आणि आदिनाथ मिळून तू जरा नोट बनवायचा त्याच्यामध्ये. अमोल, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट वर तू जरा नोट बनव. आता त्याच्यामध्ये ज्या सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये याच्या संबंधात जे विषय आणि मुद्दे येतात ना ते त्या नोट मध्ये आपल्याला टाकायचे त्याच्यामध्ये. म्हणजे ते आता टेक्सटाईल मध्ये आले, आणखी कुठल्या ना कुठल्या याच्यामध्ये ते येत राहणार, जरा ते टाकायचे. किरण, टेस्टिंग लॅब हा जो विषय झालेला होता तो जरा त्याच्यात लक्ष घालून त्याचे नोट आणि त्याचं पुढे कसं करायचं काय करायचं ते बघूया. रुचिता, फार्माच्या विषयी जरा तू नोट बनव. त्याच्या आपण नंतर पॉइंट डिस्कस करू. त्याची एक मीटिंग होईल, त्या मीटिंगच्या नंतर आपण बोलूया त्याच्यामध्ये. नंतर सचिन कुलकर्णी टेक्सटाईल बद्दल बनवतील. महेश, जरा ग्रामीण भागामध्ये 2 प्रकारचे जरा 2 जण मदतीला घे. तुला निमेशलाही मदतीला घे आणि आपला ऍग्रिकल्चर याच्यामधलं विकास आणि दुसरं आज एक तुला नाव दिलं होतं ना ते मदतीला घे. म्हणजे असं जरा ते ग्रुप करूया त्याच्यामध्ये. म्हणजे 2 प्रकारचे जे ग्रामीण उद्योग आहेत, एक म्हणजे शहरातनं ग्रामीण भागामध्ये शिफ्ट होऊ शकतात आणि अॅग्रो प्रोसेसिंग. म्हणजे सचिनकडे सुद्धा जर आता म्हटलं तर त्याला वेळ मिळाला नाही आज, पण तो म्हणला की जिथे जिथे म्हणून कॉटन प्रोड्युसिंग एरिया आहे तिथे बरेच आपल्याला अॅग्रो म्हणजे कॉटन प्रोसेसिंगचे सुद्धा उद्योग वगैरे उभं करता येऊ शकतात. अशा अनेक जरा शक्यता त्याच्यातून निर्माण होऊ शकतात. दुसरं मी म्हणजे हा साधारणतः आता आपला जरा विषय घेऊन प्रत्येकाने त्याच्या जरा अभ्यास करावा आणि त्याचा मी एक आपल्या ग्रुपवर मी हे टाकतो की कशा पद्धतीनं ती आपली मांडणी किंवा वगैरे केली पाहिजे. त्याचा फॉर्मॅट मी टाकतो. त्या फॉर्मॅटमध्ये जर आपण त्याचा अभ्यास किंवा वगैरे केला पाहिजे. आणखी काय कोणाला म्हणायचंय? उद्याची काय बैठक आहे? मी काल महिला सक्षमीकरणाबद्दल सांगितलं होतं की मी तो विषय घेईन. त्याविषयी काय तुमचं म्हणजे सांगायचं असेल तर? आता चालू आहे. आता सचिन कुलकर्णींनी सांगितलं की ह्याच्यात चालू आहे. ते लिहिलं मी. म्हणजे असे ज्या ठिकाणी असे जे मुद्दे आलेले आहेत ना ते सगळे एकत्रित करायचे त्याच्यात. आणि मी एक नोट तयार करून पाठवतो प्रत्येकाला की कशा पद्धतीने विषयाची मांडणी करायची आहे त्याच्यात. आता जो इमिटेशन ज्वेलरी मध्ये त्यांनी विषय मांडला की तळासरीमध्ये वगैरे त्या इमिटेशन ज्वेलरीचं ट्रेनिंग कधी दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे याच्यात नाही प्रयत्न चालू आहेत त्या सगळे प्रयत्न आपल्याला एकत्रित केले पाहिजेत
सगळ्यांना. म्हणून प्रत्येकाने त्याचे कन्सेप्ट पेपर आणि पॉइंट तयार करा. ठीक आहे. बरं, आज 5 वाजता ह्याची बैठक आहे ना? विदर्भ हा, विदर्भची 4 वाजता साखर कारखाना. 4 वाजता साखर कारखाना. आणि ह्याचं काय आपल्या उद्याचं काय? उद्या बहुतेक पश्चिम महाराष्ट्राची ठरेल. हा, ठीक आहे. कळेल म्हणजे ते महेश ठरवणार आहे ती बैठक. नाही, हा म्हणजे हे ठरवणार आहेत प्रशांत. कळेल म्हणजे मी कळवतो. ठीक आहे. कम्युनिकेशन तर तुझं आहे. हो हो हो. 5-6 वाजेपर्यंत कळेल आपल्याला. चालेल. मग ठीक आहे, चालेल. ठीक. धन्यवाद.